मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो। आज अभी लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था सर कासिम के साथ? मेरा ख्याल है कि डिजिटल कनेक्शन वगैरह पढ़ लिया। आप लोगों में से कोई बता दे आगे फिर हम शुरू करें वहीं से। कोई बता रहा है मुझे? माजिद? फंक्शनल एपीआई के अंदर पढ़ा था मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। हाँ। और लैंग्वेज इनपुट टेक्स्ट थी और अच्छा, ये मल्टी इनपुट मॉडल्स और ये सारी चीजें देख ली थी। बोर्ड भी आपने मेरे ख्याल से गिटहब से ले लिया था। सर ग्राफ वाला करना था। मल्टी आउटपुट मॉडल्स भी सही। तो ये करना है डायरेक्टेड असाइक्लिक एज वाली। हाँ, एज वाली तक हो गया था। यस। यहीं से करना है? जी सर, यहीं से करना है। हाँ, तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स जो है, इसको रिकॉर्डिंग करने वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Recording in progress. मेरे कुछ सवालात थे पुरानी क्लासेस से, तो अगर आप पूछते जाओ, जल्दी पूछते जाओ। अच्छा सर, ये जो आपने बताया था कि ये क्या था, जनरेटर क्रिएट्स इमेजेस एंडलेसली। तो सर वो एंडलेस मतलब किस तरह क्रिएट करता है इमेजेस? मतलब अगर डाटा ऑगमेंटेशन से करें तो ठीक है, वो मतलब समझ आता है कि वो तो फ्लिप करके उसको जूम इन करके जूम आउट करके मतलब इमेजेस बनाता है। लेकिन विदाउट डाटा ऑगमेंटेशन जनरेटर किस तरह इमेजेस क्रिएट करता है एंडलेसली? नहीं, इमेजेस क्रिएट नहीं करता, सिर्फ आपकी गिवन फोल्डर में जितनी इमेजेस हैं उनको सिर्फ पाइपलाइन करके उठाता जाता है वन बाय वन। इमेजेस उसमें क्रिएट नहीं होती सर। और अगर मतलब एंडलेस भी नहीं होंगी, जितनी होंगी फोल्डर में वही उठेंगी। सर फोल्डर में थी 2000, मैंने उसको मतलब एक लूप चलाया, वो उसने खैर बहुत टाइम लिया लेकिन वो चल गया। तो वहां से मेरे पास मतलब 2000 से कई ज्यादा पिक्चर्स आ गई थी, मतलब 10 गुना पिक्चर आ गई थी उससे कई ज्यादा। तो वो विदाउट डाटा ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। आपने ऑगमेंटेशन लगी हुई होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो पिक्चर जनरेटर पिक्चर थोड़ी जनरेट कर रहा है। अच्छा, ऑगमेंटेशन से कर दिया होगा आपने उसको। अच्छा सर, ये सवाल था कि पैरामीटर और वेट में क्या फर्क है? मतलब शुरू में दिखाया था कि वेट जो है पैरामीटर जो है वो वेट और बायस को ही कहते हैं। यानी ये मुख्तलिफ जगहों पे एक साथ इस्तेमाल हो जाती हैं। जब मैं कहता हूँ वेट्स, तो इससे ये भी समझा जाता है कि इसमें बायस भी शामिल है, इसमें डब्ल्यू भी शामिल है, बी भी शामिल है। क्योंकि सर शुरू में दिखाया था कि वहाँ पे 16 मिलियन पैरामीटर्स है।
तो जब हाँ हमने उसको हाँ, तो उस मॉडल 3 पे मिलियन चलाया, पैरामीटर में W भी शामिल था और B भी शामिल था। तो जब हमने कॉल किया कि ये मॉडल डॉट टेनेबल वेट्स, तो उसमें 30 आए, तो 30 क्यों आए वहाँ? तो मतलब 16 मिलियन पे आना चाहिए था फिर। नहीं, वो आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जब आप जनरेट करते हैं तो जो सेट पैरामीटर्स होते हैं फिर वो दिखाता है ना। जो हमने पिछली बात की थी, तो वहाँ पर एक्टिव पैरामीटर दिखा रहा था, इनेबल्ड पैरामीटर दिखा रहा था, वो उस लेयर के पैरामीटर्स थे जो लेयर हमने एक्टिव छोड़ी हुई थी, बाकी सारी फ्रीज कर दी थी ना। अच्छा। इनेबल पैरामीटर्स जो हैं सिर्फ अनफ्रीज लेयर के दिखाएंगे ना भाई, बाकी सारी लेयर तो फ्रीज है। तो सर वहाँ पर तो मतलब वहाँ पे 1 मिलियन पैरामीटर्स थे, वहाँ भी 1 मिलियन पैरामीटर्स थे, लेकिन वहाँ 4 आ हाँ, रहा था वेट्स। तो पैरामीटर का जो मतलब कोई मतलब मीन निकालता है, क्या करता है कि वेट्स आ जाते हैं वो? अच्छा, नहीं नहीं, मेन मेन नहीं निकालता मैं, आपको उसको आखिर में मुझे बताइएगा, दोबारा ले चलूंगा, या इसको जो है ना मंगल को जब क्लास लेंगे ना, रिव्यू क्लास में, वहाँ जी, सवाल ले लेंगे, फिर हम दोबारा से इसकी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, इस वाले टॉपिक सही को है। रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, ओके याद सर, रख लेना, कोई इश्यू नहीं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर लास्ट सवाल एक था सर, प्लीज। हाँ लास्ट सवाल है हाँ सर। हाँ, बोले बोले। Sir, what is the advantage of data augmentation when we freeze the convolution base? Because freezing means do not update training, and data augmentation is used to generalize the model. तो डाटा ऑगमेंटेशन का फिर फायदा क्या हुआ जब हम फ्रीज कर रहे हैं बेस को? जबकि ऑगमेंटेशन का तो मतलब एडवांटेज ये होता है कि उससे हमारा मॉडल अच्छा होता है। नहीं, तो फिर हमें फ्रीज क्यों? ऑगमेंटेशन से नया डेटा जनरेट हो जाता है और हमारा मॉडल जनरलाइज हो जाता है। ठीक है, तो सर क्योंकि हमने फ्रीज कर दिया कन्वोल्यूशन बेस, तो वो फ्रीज कर दिया तो उसका क्या फायदा? वो तो हम एक्स्ट्रा फीचर से भी कर रहे थे, मतलब पीरियड कर रहे थे, वो नहीं नहीं फीचर्स आ नहीं रहे थे। नहीं नहीं, आप मिक्सअप कर गए ना। हमने 7, आप इसको जो है ना बहुत सारी चीजों को जो है मिक्सअप कर गए। फ्रीज बिल्कुल अलग चीज है और जो है ऑगमेंटेशन करना जो है ना बिल्कुल अलग चीज है। फ्रीज हम कर रहे थे जब हम प्री ट्रेन मॉडल ले रहे थे और अपने मॉडल को अपने थोड़े डेटा के साथ क्या करना चाह रहे थे, कनेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, तब हमने जो है ना मॉडल्स को जो है ना फाइन ट्यून करने के लिए हमने लेयर को अनफ्रीज करके और डेंस के साथ जो है ना कनेक्ट किया था। ठीक है, कहीं बहुत सारी चीजें तुम जो है ना मिस कर गए हो या मिक्स कर गए हो। ठीक है, अगली क्लास के अंदर जो है ना मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा, रिवाइज वाली क्लास के अंदर तो दोबारा से क्लियर हो जाएगा, वरना अभी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, सवाल अपने याद रखना, जज़ाकल्लाह। मुझे क्लास शुरू होते ही बता देना, मैं इंशाल्लाह उसको शुरू से फिर करा दूंगा उसी। ठीक है सर, ओके। सर आज की क्लास में अगर टाइम हो तो ये बता दें कि RNN को वेरिएबल लेंथ का हम इनपुट किस तरह से दे सकते हैं कि मतलब एरेज जो है ना उनका साइज सेम ना हो, क्योंकि अक्सर वो होता है कि सेंटेंस जो होते हैं वो कोई छोटे होते हैं कोई नहीं बड़े नहीं, होते हैं। हाँ तो भाई उसके लिए जो है मैक्सिमम की पैडिंग लगा दो। नहीं सर, उसके बगैर अगर करना हो कि जितनी मर्जी लेंथ का आ जाए आपके पास क्वेश्चन। नहीं, बगैर बगैर का चक्कर नहीं होगा, देखो उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर नेटवर्क को। या अभी एक टॉपिक यहाँ आगे आने वाला है कि अगर जो है ना डिफरेंट लेंथ्स को जो है ना वो कैसे हैंडल जो है ना यहाँ पर कर लिया जाए, ये इंसेप्शन एक्सेप्शन के अंदर ना। वैसे उसका सॉल्यूशन सिंपली ये होता है, ज्यादा मुश्किल में पड़े बगैर आसान सॉल्यूशन ये होता है कि उसको आप ओपन नहीं रखते, आप एक मखसूस लेंथ दे देते हैं, उस पर पैडिंग कर देते हैं। ठीक है, जी सर, जिस क्योंकि तरह वो हमने प्री प्रोसेसिंग वाला वो फीचर यूज करके करते हैं, लेकिन उसके हाँ बगैर हाँ, नहीं हो सकता। उसके बगैर होगा, अभी आगे एक टेक्निक यूज होगी, अभी वो हम आज नहीं पैडिंग करते बताऊंगा। थे ना, मैक्स पैडिंग, तो वो हमने 6 चैप्टर में की थी, क्योंकि दूसरे हाँ, सर कह रहे थे कि आप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि किस तरह करेंगे वो। अभी करते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, हम इसको देखते हैं, डायरेक्टेड
असाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स, ये क्या चीज है? एक तो है डायरेक्टेड का वर्ड, क्या है डायरेक्टेड मतलब एक डायरेक्शन में होंगे, असाइक्लिक का मतलब ये है कि साइकिल नहीं होगा, ठीक है ना। साइक्लिक का मतलब होता है कि रिपीट होके अपनी दोबारा पोजीशन पे आ जाना, साइकिल बन जाता है, बट इट विल बी असाइक्लिक, यानी साइक्लिक नहीं होगा और ग्राफ शेप बनेगी। तो ये कहते ये हैं कि भाई, तो मैं इसको आसान जुबान में अगर एक जुमले के अंदर समराइज कर दूं, क्योंकि अभी हम लाइंस पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो ये होता ये है कि भाई एक जो इनपुट है वो जो आउटपुट निकला है, एक जुमले में कह रहा हूँ, वो सिर्फ जिस लेयर से आउटपुट निकला है उस लेयर में दोबारा घूम के नहीं जा सकता, आगे किसी भी लेयर के अंदर जा सकता है, एक लेयर छोड़ के अगली लेयर के साथ कनेक्ट हो सकता है, दो लेयर छोड़ के अगली लेयर के साथ कनेक्ट हो सकता है। फंक्शनल एपीआई के अंदर क्या होता है कि आउटपुट जिसका वेरिएबल हमारे पास आ गया उसे हम किसी भी लेयर के आगे लगा देते हैं, लेकिन वो आउटपुट जो है अपनी ही लेयर के आगे दोबारा नहीं लग सकता, साइकिल नहीं हो सकता कि वहीं से आउटपुट निकल रहा है उसी लेयर में दोबारा जा रहा है, एज अ इनपुट आउटपुट सेम जा रहा है। ये छोटी सी बात है, अभी हम इसको देखते हैं। ये कहते हैं भाई फंक्शनल एपीआई में आप मॉडल बिल्ड करते हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के, बट यू कैन इम्प्लीमेंट नेटवर्क विद कॉम्प्लेक्स इंटरनल टोपोलॉजी। Neural networks in Keras allowed to arbitrary directed acyclic graph of layers। अब इसकी बात करते हैं। The qualifier cyclic is important, ये important चीज। These graphs can't have cycles. It is impossible for a tensor X to become the input of one of the layers that generated X। जहां से X जनरेट हुआ है उसी का इनपुट नहीं हो सकता, यानी जो आउटपुट जिस लेयर से निकला है घूमकर उसी लेयर में नहीं लगा सकते। The only processing loops that are allowed are those internal to recurrent layers। जिस तरह recurrent layers में इंटरनल चलते हैं, आगे बढ़ता जाता है, नए जो है ना वर्ड्स लेता जाता है, उस तरह फॉरवर्ड चलेगा। तो several common neural network components are implemented as graphs। जो common neural network के components हैं वो implement होते हैं ग्राफ की तरह। Two notables are inception modules, एक inceptions कहलाते हैं और एक residual connections कहलाते हैं। ये ज्यादा फेमस हैं acyclic graph के अंदर। To better understand how a functional API can be used to build graph layers, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसेप्शन मॉड्यूल्स की। ये अगर आप यहाँ देख ले, ये इसका मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दूं आसान जबान में, क्या होता है। इंसेप्शन मॉड्यूल्स एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसके अंदर हम एक ही चीज को मल्टीपल मॉडल्स पे ट्रेन करते हैं एक साथ, एक ही डेटा को मल्टीपल मॉडल्स पर एक साथ इनपुट दे दिया जाता है। मल्टीपल लेयर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल मॉडल्स पे, मल्टीपल मॉडल्स पे। एक मॉडल बनाया, दूसरा मॉडल बनाया, तीसरा मॉडल बनाया, चार मॉडल बनाए और चारों पे एक साथ उसको इनपुट प्रोवाइड कर दिया गया। जस्ट लाइक दिस इमेज शो कर रही है, ये एक ही इनपुट है और ये इनपुट जो है इस कन्वोल्यूशनल 2D जिसका स्ट्राइड साइज 2 है इसमें भी जा रहा है। ये सेम इनपुट कन्वोल्यूशनल 2D, इसका स्ट्राइड 1/1 का कन्वोल्यूशन है, एवरेज पूलिंग की लेयर लगी, यहाँ से जा रहा है, कन्वोल्यूशनल 2D जा रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, ये इससे जो लर्निंग निकलती है वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचती है, दूसरे से लर्निंग निकलती है वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचती है, लेयर से होती है, तीसरे से निकलती है किसी एक पॉइंट पहुंचती है, लेयर से होती है, चौथे से निकलती है। अच्छा, एक लेवल के ऊपर स्ट्राइड का जो साइज है वो 2 ही रहेगा ताकि आउटपुट जो है वो सेम साइज का जनरेट हो। ये सारी लर्निंग जो मुख्तलिफ जगहों से निकल रही है एक जगह पे आके कॉन्केटिनेट हो जाती है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा सिंपली ये होता है कि वो पैटर्न्स या वो रिप्रेजेंटेशंस जो किसी एक मॉडल
पर ट्रेनिंग के दौरान रह गई होती है, मॉडल उसको नहीं देख पाया होता या उसको ओवरलुक कर गया होता है फॉर एनी रीजन, होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऐसा, वो दूसरा जो है उस कमी को जो है वो पूरा करता है, ठीक है, दूसरा जो है वो उस कमी को पूरा करता है। तो ये सारी लर्निंग जब एक जगह आकर जमा हो जाती है तो इससे जो हमारा आउटपुट जनरेट होता है वो इंतहाई रिफाइंड और बेहतरीन अंदाज में ट्रेंड आउटपुट होता है। अच्छा, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इसका। अब टेक्निकली इसको अगर हम थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ पे, ताकि ये वाली बात जो है वो क्लियर हो थोड़ी सी, कि इंसेप्शन 3 कहलाता है, एक्सेप्शन भी है, एक इंसेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन की बात भी करते हैं। पॉपुलर टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर कन्वोल्यूशन मशीन लर्निंग, इट वाज दिस inspired by early network. It consists of a stack of modules. इसके अंदर क्या होते हैं? Stack of modules होते हैं that themselves look like small independent networks. जो खुद एक independent networks जो है दिखाई देते हैं, split into several parallel branches. Split into several parallel branches में ये split होते हैं modules. The most basic form of an inception module has 3 to 4 branches. बहुत बेसिक स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर जो टोपोलॉजी हम बनाते हैं उसमें 3 से 4 ब्रांचेस ऐसी जा रही होती हैं, स्टार्टिंग विद a 1 by 1 कन्वोल्यूशन, ठीक है, और आमतौर पे इसको 1 by 1 कन्वोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 3 by 3 का कन्वोल्यूशन लगा देते हैं एंड एंडिंग अप विद द कॉन्केटिनेशन ऑफ द रिजल्टिंग फीचर्स। और एंड किस पे होता है ये कि सारे रिजल्टिंग फीचर्स जो हैं वो एक जगह पे जाकर कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। दिस सेटअप हेल्प्स द नेटवर्क सेपरेटली लर्न। फायदा क्या होता है ये देखो, सेपरेटली लर्न स्पेशल फीचर्स एंड चैनल वाइज फीचर्स व्हिच इज मोर एफिशिएंट देन लर्निंग देम जॉइंटली। ये सेपरेटली जो है वो हर तरह के फीचर जो है वो लर्न करता हुआ जाता है, जिसको ज्वाइंटली लर्न करना जो है वो उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो मोर कॉम्प्लेक्स वर्क। चैनल वाइज फीचर्स क्या होंगे? अच्छा, चैनल एक तो आपके पास स्पेशल फीचर्स थे जो हमने कन्वोल्यूशन में पढ़े थे कि एक फीचर जो है वो इमेज के अंदर किसी कोने में उसने रीड कर लिया है, अब वो फीचर वो दोबारा आएगा तो उसकी लर्निंग नहीं करेगा। चैनल वाइज फीचर क्या होता है कि जब हम स्लाइड करते जाते हैं वो हर फीचर की जो है ना बार बार लर्निंग करता जाए। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं कि भाई इसके अंदर अगर आपको याद हो क्या कहते थे उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो स्पेशल स्पेस से है ना, स्पेस रिप्रेजेंटेशन होगी। हाँ, उसका एक वर्ड होता ना, मेरे देखो ज़हन उस पे नहीं चल रहा, क्या कहते थे उसको, अभी यहाँ से याद आ जाएगा। ट्रांसलेशन जो है बहुत सारी इनवेरिएंसी होती, ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, इसके अंदर ये काफी सारी जो है ना वो हम देखते हैं। ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस है कि ये अगर एक इमेज में लर्निंग में जो है वो इस तरफ आया है एक फीचर, अब वो अगर अपनी डायरेक्शन चेंज पोजीशन चेंज करता है तो ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस है। फिर इस तरह ये रोटेशन या व्यू पॉइंट इनवेरिएंस है कि सेम चीज है बट रोटेट हुई हुई है, ठीक है, साइज कम ज्यादा हो रहा है या उसकी एलिमिनेशन हुई है, ये सारी वेरिएंसेस हैं, सिमेट्रिकल वेरिएंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये वो कहता है कि भाई अगर इस जगह पर जो है ना एक फीचर को उसने टॉप लेफ्ट पे जो है वो लर्न कर लिया है तो क्या करेगा भाई, वो राइट पे उसको जो है इट कैन रिकॉग्नाइज इट एनीवेयर, ये तो स्पेशल होता है, ठीक है, और ये सब ट्रांसलेशन के अंदर जो है ना वो कवर होता है। अच्छा, और दूसरा जो चैनल वाइज है वो ये होता है कि वो यहाँ से लर्निंग शुरू करेगा, चीजें अगर दोबारा भी आ रही हैं तो वो क्या करता जाएगा, उसको
तो रिपीटेडली लर्न जो है वो करता चला जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ मोर रिसोर्स होता है बस इसके अंदर, क्योंकि लर्निंग वो पहले कर चुका है तो दोबारा हम सेम चीज उसको दिखा रहे होते हैं। ये दो चीजें जो है तो नॉर्मली हम चैनल डेप्थ को नहीं कहते RGB चैनल के साथ, आर लेयर अलग रीड हो रही है तो ट्रेन हो रही है। आप आवाज जो भी बोल रहे हैं आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बस सर कुछ महसूस हो रहा है। RGB हम RGB चैनल वाइज हम RGB में नहीं कहते, RGB है, RGB डिफरेंट चैनल्स हैं, जिस तरह रेड ग्रीन और ब्लू चैनल है। हाँ, हम चैनल वाइज इसको नहीं कहेंगे, चैनल वाइज फीचर लर्न कर रहा है, यानी अगर मल्टीपल चैनल है उसमें से भी फीचर वो लर्न कर रहा है। लेकिन हमारे केस में तो आम तौर पे जो है हम ग्रे स्केल इमेज जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसी को हम अपना चैनल एक सिंगल चैनल कह रहे होते हैं ना। अच्छा, लर्निंग की अगर बात कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि चैनल वाइज फीचर जो है ना वही होंगे, कि अगर तीन चैनल्स में उसकी फीचर कलर्ड इमेज है, तीन चैनल में उसकी फीचर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो तीन चैनल में लर्निंग करेगा उसको। अच्छा जी, मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ इंसेप्शन मॉडल आर पॉसिबल टिपिकली इन्वॉल्विंग पूलिंग ऑपरेशन 5x5 तक ले जाएं, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं उसको आगे जो है ना बढ़ाते चले जाएं, 1x1 3x3 आगे 5x5 तक ले जाएं, डेप्थ जो है ना उसकी बढ़ाते चले जाएं। एंड ब्रांचेस विदाउट अ स्पेशल कन्वोल्यूशन, एन एग्जांपल ऑफ सच मॉड्यूल टेकन फ्रॉम इंसेप्शन V3। ये इंसेप्शन V3 का जो है ना कि स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, किया क्या गया है, ठीक है, कि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हम ये जहन में हम करके आ रहे हैं, क्या जो है ना टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको नाम क्या दे रहे हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स हैं। इसमें पहली थी हमने तरीकेकार देखा जो हमारे पास इंसेप्शन मॉड्यूल्स कहलाता है, जिसके अंदर हम सिंगल एक ही डेटा को जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स के ऊपर जो है ना एज अ इनपुट जो है वो भेजते हैं, और उनके आउटपुट्स को जो है वो एक जगह कन्वर्ज करके कॉन्केटिनेट करके हम जो है ना वो आउटपुट निकाल लेते हैं। इससे जो है ना उसकी परफॉर्मेंस और आउटपुट जो है वो इन बेहतरीन हो जाता है। ये हमारे पास देखें, इसकी लेयर्स की एक एग्जांपल के तौर पे दी हुई है। सर इंसेप्शन मॉडल में हम RNN लेयर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि वो ए साइक्लिक है ना। हाँ, ठीक। अच्छा जी, ब्रांच ए है हमारे पास, ब्रांच बी है, ब्रांच सी है और ब्रांच डी है। अच्छा, हर ब्रांच के अंदर आप इनपुट देख लो, यहाँ भी वही इनपुट x है, बी में भी इनपुट x है, सी में भी इनपुट x है और डी में भी इनपुट x। ठीक है, जो इनपुट हमने ब्रांच ए को दिया है उसका हमारे पास ब्रांच ए आउटपुट निकल गया है, फिर हमने वही इनपुट ब्रांच बी को दिया है, यहाँ से ब्रांच बी आउटपुट निकला है, और फिर इसको अगली लेयर में डाल दिया है ब्रांच बी को, फिर यहाँ से ब्रांच बी इसका आउटपुट निकला। ये एक ब्रांच, इसका आउटपुट ब्रांच ए हो गया, इसका आउटपुट ब्रांच बी हो गया, और यहाँ से फिर दोबारा वही इनपुट एक्स दिया हमने, सेम डेटा, ब्रांच सी निकला, ब्रांच सी को हमने आगे बढ़ाया और ब्रांच सी का आउटपुट सेम इस तरह ब्रांच डी में एक्स इनपुट डाला, ब्रांच डी तीन हमारे पास ये ABCD आ गए, इनकी हमने लेयर्स डॉट कॉन्केटेनेट लगा के
एक हमने कंबाइन आउटपुट जो है वो इसका क्रिएट कर लिया है। सर ये एक्सिस -1 का क्या मतलब है? अच्छा, -1 हमारे पास क्या होता है? -1 एक्सिस क्या होता है, कोई बताएगा? एक्सिस -1 क्या होता है भाई? सर ये नेगेटिव इंडेक्सिंग तो नहीं हो रही? नेगेटिव एक्सिस हमारे पास 0 1 2 3 इस तरह ऑनवर्ड चलता है ना, तो -1 जो है हमारे पास लास्ट एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आउटपुट निकल रहा है ब्रांच ए बी डी का, ये हमारा डाटा डिपेंड करता है कि कितने डायमेंशन का हमारे पास डाटा आ रहा है, तो उतनी डायमेंशन के हमारे पास ये आउटपुट निकल रहे हैं। अब उतनी डायमेंशन में अगर फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन का आउटपुट है, ये 3 डायमेंशन, तो ये सारे के सारे क्या है, 3 डायमेंशन है। अब ये 3 डायमेंशन जब कनेक्ट होंगे तो यू विल हैव अ थर्ड मल्टी डायमेंशन में डायमेंशनल, कंटिन्यू होंगे। हाँ मल्टी डायमेंशनल आउटपुट होगा आपके पास। कॉन्केटिनेट करेंगे तो मल्टी डायमेंशन आएगा। किस एक्सिस पे करना है? लास्ट एक्सिस पे करना है, यानी जो उसका डेप्थ एक्सिस होगा उसके ऊपर उसको जो है ना कॉन्केटिनेट करते जाएंगे। ठीक सर, समझ आ गया। तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं इसको देखने। Note that the full Inception v3 architecture is available in Keras.applications. Inception v3 ये जो है ना आर्किटेक्चर जो है वो Keras के अंदर पैक्ड मौजूद है, इंक्लूडिंग वेट्स प्री ट्रेंड ऑन ImageNet डाटा सेट। ImageNet पे ये प्री ट्रेंड मौजूद है। Another closely related model available as part of Keras application module is exception 5। ठीक है ना, ये इंसेप्शन था, ये एक्सेप्शन है। एक्स फॉर एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम के लिए इस्तेमाल किया है। which stands for extreme inception is a convolutional network architecture loosely inspired by inception। ठीक है, it takes the idea of separating the learning of channel wise and space wise features to its logical extreme and replaces inception modules with depth wise separable convolution consist of depth wise convolution followed by a point wise convolution, effectively an extreme form of an inception model where spatial features and channel wise features are fully separated. Exception has roughly the same number of parameters as inception, but it shows better runtime performance and higher accuracy on ImageNet as well as large scale data sets due to more efficient use of parameters। करना क्या है इसके अंदर, इस तरह यहाँ पर हम एक ही जगह पर जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ इसकी डेप्थ जो है और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और सेपरेट लर्निंग कराई जाती है, चैनल वाइज स्पेस वाइज फीचर्स की, इससे अच्छा है ये भी ImageNet के ऊपर एफिशिएंसी जो है वो इसकी बढ़ जाती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तो इस्तेमाल में या जिक्र ही सुना है, यूज नहीं देखा हुआ, लेकिन इंसेप्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं हम, मल्टीपल इनपुट आउटपुट के अंदर काम चल जाता है। तो दूसरी इसकी चीज थी डायरेक्टेड असाइक्लिक के अंदर, दैट वाज रेजिडुअल कनेक्शन। तो रेजिडुअल किसे कहते हैं, किसी को पता है? रेजिडुअल क्या टर्म है? सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ी थी, रेजिडुअल के जो बाकी रह जाता है उसको कहते हैं रेजिडुअल। अच्छा, रेजिडुअल जो है ना वो कहते हैं एरर को। ठीक है, एरर को, ठीक है, वो चाइना डिश के अंदर रह जाता था उसके हम रेजिडुअल कहते थे ना याद आया कुछ? सर ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, प्रैक्टिकल करते थे वो ये ऑपरेशन वगैरह करने के बाद जो है ना चाइना डिश में थोड़े थोड़े से वो जो है ना ग्रेनुलेट्स रह जाते थे पाउडर के या किसी चीज के, उसको हम रेजिडुअल कहते थे।
अच्छा, रेजिडुअल कनेक्शन जो है वो इससे ज्यादा जो है ना वो आसान समझ में आने वाली चीज है और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। होता है इसके अंदर क्या है, रेजिडुअल एक्चुअली हम जो एनएलपी वाला हमारा प्रोसेस था उसके अंदर हमने किया है, रेजिडुअल का प्रोसेस जो है वो किया है, जहां हमने बात कही थी कि जब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो लर्निंग करते करते जब उस सीक्वेंस के लास्ट में पहुंचता है तो व्हाट इट हैज लर्न इन द अर्लियर वर्ड्स ऑफ द सीक्वेंस वो जरा मांद पड़ जाता है उसकी मेमोरी में, भूलने लगता है वो। ठीक है, तो इस भूलने लगने की वजह से क्या करते हैं हम, उसके जो प्रीवियस लर्निंग है उसका कनेक्शन दोबारा आगे जोड़ देते हैं। सेम प्रोसेस है रेजिडुअल, वो है ही वही रेजिडुअल भी वही, लाइक जस्ट लाइक मैं अगर आपको ऊपर थी इसकी डायग्राम, ये वाली, ये रही ना रेजिडुअल कनेक्शन की, कि भाई ये लेयर के अंदर से जो है ना इनपुट जा रहा है, इस लेयर से यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब जब ये हमारे पास क्या है, बड़ी स्ट्रीम है, सीक्वेंस लंबी है, डाटा ज्यादा है, एक ही इनपुट के अंदर, एक ही इनपुट के अंदर सिंगल इनपुट जा रहा है, तो इनपुट बहुत बड़ा है। इस तरह मैंने मिसाल दी कि हमारे पास एनएलपी के अंदर टेक्स्ट की सीक्वेंस बड़ी है, तो वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, पीछे वाली जो कुछ लर्निंग थी वो जरा उसकी मेमोरी में मांद पड़ने लगती है, फेड होने लगती है, तो उसको यहाँ से उठा के जो है वो किसी भी लेयर के आउटपुट के साथ कनेक्ट करके आगे जोड़ दिया जाता है। इससे हमने ये डिस्कस किया था, मुझे याद है, इससे क्या होता है, इससे जो ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम है वो मसला भी यहाँ पर जो है वो हल हो जाता है, कि जब वो बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है वेट्स को ढूंढते ढूंढते तो ग्रेडियंट वैनिश होने लगता है, जिसकी वजह से मेमोरी यूज हो रही होती है इसकी, तो यहाँ से जो है वो वैनिशिंग प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो रहा होता है इस रेजिडुअल को यहाँ कनेक्ट करने की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं इसको जरा, आइडिया हमने ले लिया रेजिडुअल का मतलब क्या है। तो रेजिडुअल कनेक्शंस आर common graph-like network component found in many post-2015 network architectures, including exception. They were introduced by H. et al. From Microsoft in their winning entry in the ImageNet Challenge in 2015. अच्छा, इसमें एक मजे की बात बताऊं, ये जो डेट्स लिखी होती हैं 2000, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कंपटीशन जीता ImageNet के ऊपर, जब ये नेटवर्क जो हैं ये बड़े ही नए थे ना, काम होता था, यानी जो हम आज इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप अज्यूम करें कि जो मैं डिजिट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या कैट एंड डॉग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, या जो आप ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रिव्यूज क्लासिफाई कर रहे हैं, न्यूज वायर, जितनी भी अपने एग्जाम्पल करी है, ये 2008, 2010 या 2000 के बाद से लेके ये लोगों के पीएचडी थीसिस थे, समझ रहे बात, इसके ऊपर लोगों का पीएचडी हो जाता था, जो आज हम अपनी एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त ये रिसर्च चल रही थी और ये बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी कि भाई जो काम जो है ना शैलो लर्निंग से नहीं हो रहा था, डीप लर्निंग ने उन सारे काम को कर दिया, डीप लर्निंग के पेपर्स को पब्लिश होते थे, लोगों का पीएचडी कंप्लीट होता था उसके ऊपर। तो ये अब जो कह रहे हैं कि भाई ये पोस्ट 2015 से पहले के जो नेटवर्क आर्किटेक्चर थे उसके अंदर आपको ये जो है वो नजर आता था, और ये चैलेंज माइक्रोसॉफ्ट ने जीता था, और रेजिडुअल की टेक्निक जो है ना उन्होंने इस्तेमाल की थी। They tackle two common problems that plague any large-scale deep learning model. ये उन्होंने दो जो है ना मसले उनको टैकल किया था, जिसकी वजह से बड़े जो लार्ज स्केल डीप लर्निंग मॉडल थे वो खराब होते थे। That was vanishing gradient and representational bottleneck. तो vanishing gradient का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था उन्होंने, और दूसरा bottleneck का प्रॉब्लम सॉल्व किया।
अच्छा, बॉटलनेक के प्रॉब्लम में भी ये भी बड़ा है, एक बहुत बड़ा मसला होता है। अभी इसके अंदर हमने डिस्कस किया अच्छी तरह से, वैसे ही बताता हूँ मैं। बॉटलनेक, किसी को आइडिया है व्हाट इज बॉटलनेक? यस सर। सर जी अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। जी जी, आराम आराम से। बॉटलनेक ये है कि हम मतलब पहली लेयर के आउटपुट फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादा है, नेक्स्ट लेयर के उससे कम, ये इसको कहते हैं बॉटलनेक। नो 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 सर। अच्छा चलें, कोई और बताएं, कोई और बताएं। सर सबसे आखिरी लेयर पे जो होता है आपके पास जिसमें रेजिडुअल ब्लॉक है। भाई आप ये आवाज गूंज रही है, आपकी मोबाइल या लैपटॉप साथ साथ चल रहे हैं, क्या सीन? जो रेजिडुअल ब्लॉक है इसमें जो आखिरी सबसे एंड पे जो कॉन्केटिनेट हो रही होती है, इसके एंड पे जो 1x1 की कन्वोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको कहते हैं रेजिडुअल ब्लॉक। आई थिंक सो, तो उसी को कहते हैं। सर मॉडल में जब लेयर बाय लेयर चल रही होती हैं तो लेयर्स कन्वर्ज हो रही होती हैं, अचानक वहाँ कोई एक पॉइंट पर वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाएं, हाँ तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं कि ये बॉटलनेक आ रहा है। सर बॉटलनेक उसको बोलते हैं कि हम जब न्यूरॉन्स लगाते हैं ना तो एकदम जब बड़े से स्टार्ट करते हैं फिर हम छोटे की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बड़ा करते हैं, तो उससे हमारी एक्यूरेसी सही, में फॉल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने सही बात की। जिस तरह देखें डायग्राम में बना रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी है? यस जी सर। सर। अच्छा, अब ये हमने एक लेयर से शुरू किया और हम लेयर को छोटा करते आते जा रहे हैं। अच्छा, जब लेयर को छोटा करते आते जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गए, फिल्टर हो गए, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, फिल्टर हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं इससे बड़ी लेयर लगा दूं, ठीक है, और यहाँ इसको बड़ा करना शुरू कर दूं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक जो है वो खड़ा हो गया। वो प्रॉब्लम इस जगह पर है, ठीक है। ये जो जगह आई है आपके पास बॉटलनेक है। अच्छा, बॉटलनेक क्यों है ये? यहाँ जब हमने इसको कन्वर्ज कर दिया है कम की जानिब, तो पैरामीटर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। इंफॉर्मेशन भी अब जो पास होगी वो रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन होगी। अब उस रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन को आप बड़ी लेयर के अंदर जो है वो पास करके ये सोचें कि ज्यादा लर्निंग हो जाएगी, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पर जो लर्निंग रिसोर्स है वो ही बहुत कम हो चुका है। तो अब आगे बड़ी लेयर अगर लगा देंगे तो उससे नुकसान ही होगा, ओवरफिट ही होगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पर जो है इसको बॉटलनेक कहते हैं। इसकी एक और मिसाल जो है वो बड़ी जबरदस्त सी, शायद मैंने यहीं पढ़ी इसी बुक में या कहीं पर, कि भाई हम अगर जो है फॉर एग्जांपल सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी बड़ी बड़ी चल रही है। अब हमने कुछ करके मॉड्यूलेट किया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। और जब फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना, अब आप किसी भी तरह से जो भी कुछ यहाँ इस जगह रिड्यूस हो गया है वापस बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि आपने यहाँ उसके फीचर्स को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अब इसको देखते हैं। तो इन जनरल adding residual connections to any model that has more than 10 layers is likely to be beneficial। तो अब क्या होता है कि जहां ये रिड्यूस हो जाता है मामला, इन दिस केस यहाँ पर ये मामला रिड्यूस हो गया। अगर मैं यहाँ का आउटपुट दोबारा किसी लेयर के साथ जो है ना अटैच कर दूं, तो ये मैंने बॉटलनेक को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, समझ लें बॉटलनेक का मसला रिजॉल्व कर दिया। और साथ साथ जो है इस जगह पर आकर जो वैनिशिंग प्रॉब्लम हो रहा था वो भी, जो इंफॉर्मेशन गायब हो गई थी, जिससे हमारा जो है
वैनिशिंग प्रॉब्लम आ रहा था, वो मसला भी जो है वो यहाँ से दोबारा उसको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई ग्रेडियंट डिसेंट को, और जो वैनिशिंग ग्रेडियंट हो रहा था वो वैनिशिंग होना जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो a residual connection consists of making the output of an early layer available as input to a later layer। एक अर्ली लेयर का जो हमारा आउटपुट है बाद की लेयर के लिए एज अ इनपुट जो है अवेलेबल कर दिया जाता है। ये बिल्कुल हमने जैसा कि अगर आपको याद हो RNN के अंदर LSTM और GRU के अंदर हमने जो आपके पास एक करियर लगाया था ना, कन्वेयर बेल्ट लगाया था, वो भी हमारे Yes, पास sir. कुछ ऐसा ही कर रहा था, याद है? वो भी हमारे पास कुछ सिमिलर टेक्निक पे काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन एट एवरी पॉइंट जो है वो अवेलेबल होती थी, जब दिल चाहे वो ले ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम खुद जो है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिक्वेंशियल मॉडल नहीं है, API है, तो हम खुद उस आउटपुट को कहीं भी ले जाके कनेक्ट करके ज्वाइंट कर देते हैं। तो a residual connection consists of making the output early available as a reference, effectively creating a shortcut in a sequential network. Rather than being concatenated to the later activation, the earlier output is summed with the later activation. Earlier output जो है वो बाद वाली के साथ मिला दी जाते हैं, which assumes that both activations are the same size. Assumption ये है कि output जो है, इसका output अगली layer जो है उसका input जो है वो accept हो जाए। If they are different sizes, you can use linear transformation to reshape the earlier activation into the target shape. अच्छा, यहाँ पर अभी कोई बात कर रहा था कि भाई वेरिएबल टाइप ऑफ आउटपुट, तो उसका जवाब भी यहाँ पर है कि अगर वेरिएबल आउटपुट आ रहे हैं तो फिर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए रीशेप करना ही पड़ेगा। Here is how to implement residual connection in Keras with the feature map. Sizes are the same. पहला तरीका ये है कि जब फीचर मैप के साइजेस सेम है, यूजिंग आइडेंटिटी रेजिडुअल कनेक्शन, तो हम आइडेंटिटी एक जैसे रेजिडुअल कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दिस एग्जांपल अज्यूम द एक्जिस्टेंस ऑफ अ 4D इनपुट टेंसर x। तो ये हमारे पास x से जो आउटपुट इनपुट आ रहा है, यहाँ हमने क्या दिया, x इनपुट दिया है, हमारे पास ये y आउटपुट आ गया है। ये y आउटपुट हमने इनपुट दिया है अगली लेयर में, यहाँ एक और y आ गया है, नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हमने y दिया है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो y आ गया। हमने एक लेयर पे क्या कर दिया है, जो ये y है, लास्ट y के साथ हमने अपना प्रीवियस जो आउटपुट x था वो यहाँ लाके जोड़ दिया, ठीक है। ये रेजिड्यू हो गया, y के साथ क्या लग गया, ये लग गया, adds the original x back to the output feature, ठीक है। तो अब इस y के पास जो है वो प्रीवियसली अगर कुछ मिस हो गया था, तो वो यहाँ दोबारा जो है वो कनेक्ट हो गया। अच्छा, मेरा इसी जुमले को अब यहाँ देखिएगा, यही हरकत हम यहाँ भी इसीलिए कर रहे थे ना कि इफ समथिंग इज मिसेस, अगर कोई चीज ये कन्वोल्यूशन मिस करता है तो वो इसको यहाँ पहुंचकर ये वाले कन्वोल्यूशन से मिल जाएगी, कुछ ये मिस करता है यहाँ से मिल जाएगी, ये मिस करता है यहाँ से मिल जाएगी। x हमारा प्रीवियस लेयर से आने वाला आउटपुट भी हो सकता है ना, ठीक सर, क्योंकि इनपुट को तो हम नहीं देंगे यहाँ ना, इनपुट नहीं रहा, ये ऐसे ही जैसे y निकल रहा है वैसे ही x निकलता हुआ आ रहा होगा। ठीक सर, हाँ, ये x का लेयर का आउटपुट है, वो आउटपुट हमने यहाँ जोड़ दिया। हो सकता है उसके ऊपर एक दो लेयर और हो या एक ही लेयर हो या बहुत सारी लेयर हो, बट ये किसी लेयर का क्या है, आउटपुट है, जो यहाँ आगे लाके हमने इसको दोबारा ज्वाइंट कर दिया है इसके साथ, क्योंकि यहाँ लेयर पे क्या हुआ था, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रीवियस लेयर की, तो अगर मैं जबरदस्ती उसको इंफॉर्मेशन यहाँ लाके प्रोवाइड कर दूं तो ये प्रीवियसली जो हमारे पास चीजें मिस हुई थी वो मिलेंगी। इससे दो मसले हल होते हैं,
एक आपका ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम, और दूसरा क्या था हमारा, बॉटलनेक। जो इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी जिसकी वजह से बॉटलनेक आया था, अब वो दोबारा आपको आगे मिल गई हैं, तो ये बॉटलनेक से आप जो है वो बाहर निकल आएंगे। सर ग्रेडियंट प्रॉब्लम हमें किस तरह पता चलता था मॉडल में, ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रहा है? कौन सी वाली? मॉडल में किस तरह पता चलता था कि ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रहा थोड़ा है? सा जोर से बोलो प्लीज। सर हमें मॉडल में किस तरह पता चलता था कि ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, हमें मॉडल में किस तरह पता चलता था कि ग्रेडियंट डिसेंट का जो है ना वो आ रहा है, उसमें होता ये था कि हमारी जो लॉस की वैल्यू है या एक्यूरेसी की वैल्यू है वो किसी एक पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं रही, यानी इपॉक चले जा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है 70 थी, 71, 72, फिर 70, 71, 72, इससे आगे जो है ना बढ़ ही नहीं रही। या लॉस को अगर देख रहे हैं तो लॉस भी जो है इससे ज्यादा कम हो ही नहीं रहा, एक ही जगह लॉस अटका हुआ। दैट मीन्स वो ग्रेडियंट वैनिश हो गया उसका, वहां पे उसको मिल नहीं रहा आगे रास्ता। वैसे अभी हम देखेंगे आगे टेंसर बोर्ड में हम व्यू करते हैं, ये मैं यहाँ दिखाऊं, ये आप लोगों को असाइनमेंट देने वाला हूँ मैं टेंसर बोर्ड का। ये टेंसर बोर्ड आप चलाएंगे, बिल्टन आता है, यहाँ आपको ये नजर आएगा एक्टिवेशन में, यहाँ से आप पकड़ भी सकते हैं इसको, व्यू भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं, पैरामीटर्स भी यहाँ से ट्यून कर सकते हैं, चेक कर वेट्स सकते हैं ये लगते हुए सर करने से नजर क्या आएंगे यहाँ से? आ रहा है, स्टेप साइज बढ़ाने से क्या हो। जी वेट्स लगते हुए नजर आएंगे यहाँ से? हाँ, इफेक्ट्स नजर आएंगे, ग्राफ पे इफेक्ट्स नजर आएंगे, जैसे ये वैल्यू दी हुई है ना, स्मूथ करना है इसको मैं कम ज्यादा करूंगा तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। ये एक्चुअल में हमारे एक्यूरेसी जो है ना ज्यादा कर रहे हैं तो हमें नजर आ रहा होगा लॉस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है करने से, समझ रहे? ठीक है थैंक यू। सर नमाज ब्रेक हो सकती है 10 से 15 मिनट? हाँ यार, मैं अभी यही सोच रहा था, बस अजान होने वाली है, नमाज ब्रेक कर लेते हैं। अजान हो गई क्या आपकी तरफ? जी सर हो गई है। चलिए, मेरे पास जो है ना 5:50 हो रहे हैं लैपटॉप में, हम तकरीबन 6:10 पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। 20 मिनट्स के बाद जो है ना वो मिलते हैं। ओके।
जी सर पढ़ लिए। पढ़ लिया सर, नमाज। आगे हैं अभी सब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर बोले सर। सर कर ले स्टार्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास लेयर वेट शेयरिंग है। तो फंक्शनल एपीआई के थ्रू जो है हम किसी लेयर को जो है बार बार रीयूज कर सकते हैं। यदि लेयर जो है को सेवरल टाइम यूज कर सकते हैं। हम दोबारा क्रिएट ना करें, बल्कि उसी इंस्टेंस को जो है बार क्रिएट। When you call a layer instance twice, use twice instead of layer for each call a new layer for each. You reuse the same weights with the every call. हर दफा जब आप उस layer के instance को call करते हैं, weights होते हैं, वही weights जो है वो होते हैं, तो call के weights जो है वो reutilize होते हैं दोबारा. This allows to build that have shared branches. That शेयर्ड ब्रांचेस के मॉडल क्रिएट होते हैं। अभी समझ में आएगा जो है थोड़ी सी देर में। सेवरल ब्रांच में देर में ऑल शेयर द सेम नॉलेज एंड परफॉर्म सेम ऑपरेशंस। कई ब्रांचें हैं जिनको आज जो है वो सेम नॉलेज और सेम ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। सेम that is they share the same representation and learn simultaneously from different set of inputs say simultaneously from different same representations और simultaneously जो है ना same representationally जो है ना learn करती हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पे समझ लें इसको। Consider a model that attempts to assess the semantic similarity between two sentences. जब मेरे पास अजान जरा शुरू हुई, एक मिनट अजान बस सुन लेते हैं। एक अजान लेते हैं।
अच्छा जी, तो इस एग्जांपल समझ में आएगी बात कहना चाह रहे हैं। तो एक मॉडल है that attempt to assess a semantic similarity between two sentences. दो sentences के दरमियान जो है similarity चेक की जा रही है। करते हैं हमने जैसे कि आमतौर पे कि दो पैराग्राफ्स हैं वो आपस में कितना मैच करते हैं, कॉपी है एक दूसरे की या डिफरेंट है। The model has two inputs. मॉडल की जो है दो इनपुट inputs. The two sentences to compare जिन्हें हमें compare करना है वो दो सेंटेंस हैं. And outputs I score between 0 and 1, where 0 means unrelated sentence and 1 means sentence that are either identical or three formulations of each other. बिल्कुल identical है या फिर जो है फॉर्मूला दोबारा पेश किया गया है वर्ड्स को दोबारा घुमा फिरा के को थोड़ा घुमा फिरा के could be useful in many applications. Could be used such model many applications implicating natural language including एक डायलॉग सिस्टम में चैटबॉट्स वगैरह के अंदर इस तरह करते हैं। इस तरह सिस्टम में क्वेरी जो है वो डुप्लीकेट कर दिया जाए। एक ही सवाल लोग इस तरह से पूछते हैं, उस मुद्दा एक ही होता है लेकिन लिखने का और कहने का जो है अंदाज सेम होता है। उसकी सही जगह मैपिंग की जाती है। चैटबॉट्स पे काम करते हैं chatbots in this setup the two sentences are interchangeable because semantic similarity is a similarity of A to B is identical to the similarity of B to A. So for this reason it wouldn't make sense to independent models. For this it wouldn't make sense case के अंदर जब A to B या B to A similarity है, दो अलग-अलग मॉडल्स इंडिपेंडेंट मॉडल्स को जो है ना प्रोसेस करना जो है सेंस नहीं बनाता। rather you want to process both with a single LSTM layer. हम क्या करना चाहेंगे कि एक दोनों को प्रोसेस किया जाए से एक से को प्रोसेस किया जाए are learned based on both inputs and on representations learn होंगी। अब जो representations learn होंगी वो दोनों इनपुट पर simultaneously जो है ना representation learn की जाएगी। दो इनपुट होंगे और जो भी लर्निंग होगी वो simultaneous learning होगी। This is what called a SAMC model or shared LSTM. इसको weight sharing, layer sharing और shared LSTM को वो कहते हैं। होगा कैसे इसमें देखें है ना, आपके पास एक LSTM लेयर बनाई है आपने लेफ्ट इन और इस इनपुट को जब हम LSTM में देंगे तो आपके आउटपुट निकलेगा दैट इज लेफ्ट आउटपुट। इसमें देंगे बस एक और इनपुट आया दैट इज राइट इनपुट एंड दिस फिर एक राइट
input fed is a clear stream and it gives the side input stream and it gives एक LSTM layer है right out एक LSTM layer है उसको एक दफा सेंटेंस जो है वो दे रहे हैं एक सेंटेंस जो है वो दे रहे हैं ईयर 2 कह रहे हैं इसको लेफ्ट ईयर राइट कह रहे हैं और दूसरी दफा में जो है वो और दूसरी दफा में जो है वो दूसरा concatenate left output को right out concatenate left output को right output पे वही access 1 minus layer dot dense prediction के लिए 1 activation वाला input जो है वो दे दिया गया dense layer में और activation हमारे पास जो है वो prediction आ गई ठीक है मॉडल क्रिएट हो रहा है यहाँ से लेफ्ट इनपुट और राइट इनपुट और जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है प्रेडिक्शन ये हमने मॉडल को दे दी मॉडल क्रिएट होगा ये और जो आउटपुट होगा सारा ये आपने देखा हुआ पिछली क्लास में किस तरह चलती है एपीआई मॉडल क्रिएट होगा लेफ्ट डेटा राइट डेटा और टारगेट्स काम जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि डिफरेंट इनपुट्स जो है दो एक सिंगल LSTM लेयर को दिए गए हैं अलग-अलग मॉडलिंग जो है वो नहीं किए गए हैं अलग-अलग कंपैरिजन करने के लिए वो कंपैरिजन करने के लिए तो नेचुरली अ लेयर इंस्टेंस में भी यूज नेचुरली अ लेयर ये एक ही लेयर इंस्टेंस में मोर देन जो एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल किया गया नई लेयर क्रिएट होता यही था ये लेयर शेयरिंग जो है वो किस तरह की जाए लेयर शेयरिंग जो है किस तरह की जाए हम शेयरिंग नया इंस्टेंस क्रिएट ना करें बल्कि उसी इंस्टेंस को रीयूज करें फॉर सेवरल टाइम्स या एक से ज्यादा दफा जो है वो सेम लेयर जो है वो इस्तेमाल की जाए ठीक है it can be called arbitrarily many times called reusing the same set of fades every time वही same set of previous layer के थे ये जो है वो वाला जो है इस्तेमाल फिर मॉडल वो एज अ लेयर के एक मॉडल पहले बनाया हुआ एक मॉडल हमने पहले करके मॉडल दे दिया उस मॉडल को यहाँ इस्तेमाल करने का ये काम भी हमने किया मॉडल के अंदर हमने कुछ ऐसा ही काम किया प्री ट्रेन मॉडल हमने लोड किया था उसको लोड करने के बाद हमने वो आगे इस्तेमाल किया ऐसा ही कांसेप्ट है हम मॉडल क्रिएशन करेंगे और उस मॉडल को लेयर के अंदर इस्तेमाल करें तो importantly functionally models can be used as you have used layers effectively you can think of model as a bigger layer model भी is a combination of layer एक मॉडल बहुत सारी लेयर है उसके अंदर आपने जो है मॉडल के अंदर रैप कर देंगे रैप लगा के जो रैप कर देंगे रैप This is to be both sequential and model classes means you can call a model on an input tensor and retrieve an output tensor हमने एक मॉडल को ये इनपुट दे दिया है and return out tensor और उससे हमारे पास निकला है आउटपुट हमने मॉडल किया हुआ है मॉडल कहीं बना हुआ है मॉडल फीड किया हुआ है मॉडल का इनपुट प्रोवाइड जो उसकी रिक्वायरमेंट है शेप रिक्वायरमेंट है टेंसर रिक्वायरमेंट है और हमने आउटपुट दे दिया If the model has multiple input tensors and multiple tensor it should be called with the list of tensors multiple लेता है अरे multiple input देने पड़ेंगे multiple output नहीं होता है देने पड़ेगी multiple output अगर ये multiple लेता है बट single लेता है single लेता है अगर ये single ले रहा है बट multiple output दे रहा है वो भी हो जाएगा depends upon मॉडल जो माल का भी होगा वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रखता है So when you call a model, you are using the weights of model. Exactly like when you call a layer instance, like layer को हम यूज कर रहे हैं दोबारा LSTM में देखा ये लेयर हमारी यहाँ पर मौजूद थी बनी उसी लेयर हमने जो है वो इस्तेमाल किया एक दफा यहाँ इस्तेमाल किया एक इनपुट है वो दोबारा इनपुट के लिए और एक दफा यहाँ इस्तेमाल किया एक इनपुट के लिए सेम उसी तरह से मॉडल को जो है वो हम रीयूज कर रहे हैं same to calling an instance whether it's a layer instance or a model instance will always
always reuse the existing learned representations of the instance which is okay दोनों में जो उसकी learned representations है वही learned representation जो है वो दोबारा होगी. One simple practical example model of what you can build using the model instance is the built-in model that uses the dual camera as its input. Vision input. विजन का मॉडल है, इसमें डुअल कैमरा है, टू पैरेलल कैमरास, डुअल कैमरा है जो है इनपुट दे रहे हैं फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट. तो फासले को ऐसे मॉडल कैन डेप्थ थोड़ा can be useful in many applications. You should not need two independent model to extraction visual features. ये दो अलग-अलग चाहिए होंगे, दो अलग-अलग काम करेंगे, मॉडल शेयरिंग करेंगे from left camera and right camera काम करने two feeds. Such low level can be shared across the done by the same same representation. Where how element क्या होगा भी अच्छा मुद्दा समझ में आ गया क्या दो उड़ा रहे हैं हमने लोड कर लिया अभी हमने शुरू में बात की थी क्या और मॉडल हमारे पास बिल्ड बात है कैरस के अंदर यहाँ लोड कर लिया ठीक है आर्थिक कैरन बेस आ गई हमारे पास ठीक है ये हमने तैयार किया सबके आगे लेफ्ट लेफ्ट फीचर्स आ गए नया इनपुट दे ठीक क्या तो ये हमारे पास जो है तीन चीजें थी यहाँ कनेक्शंस और जो है वो काम करते हैं. ये आर्किटेक्चर तो हमने समझ में आ गया लेकिन यूज केस जब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगा तो हमें जो है वो उसको कैसे डिसाइड कर रहे होंगे उस वक्त यार हम इसमें जो है ना वो क्या मामला करें. अच्छा और इसमें भी इम्पोर्टेंट मसला तो ये है कि ये टूल हमारे पास है, टूल का इस्तेमाल कब होगा इसके अंदर जो है ना टूल का इस्तेमाल इसके अंदर जो चीज मैं ऐड करना एडवांस होंगे चल अगले मॉड्यूल के अंदर जब आप क्लाउड के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो ठीक है ये सब चीजें हमारी नॉलेज में होगी लेकिन आप देखेंगे कि यू विल नॉट नीड टू क्रिएट योर मॉडल्स. आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने मॉडल्स क्रिएट करने की. ये सब चीजें आपको मालूम है, ये सब चीजें बिल्ट-इन में ही जो है ना क्लाउड पे अवेलेबल होंगी. इवन कि आपको सिलेक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी. आपका डाटा आप उसको देंगे क्लाउड को तो इट विल बेस्ट सजेस्ट द बेस्ट मॉडल तो आपके डाटा के ऊपर जो है ना बेस्ट रिजल्ट दे रहा होगा और उसके पीछे जो है ना ये सारी कहानी जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगी. एज अ लर्नर हमें ये इन चीजों के बारे में जो है वो नॉलेज जो है वो होनी है. हमने Recording in progress. बेसिकली किसी भी हमें ये खुद क्रिएट करने की जरूरत है. खुद क्रिएट करने की जरूरत जो है वो आमतौर पे नहीं पड़ेगी. कॉलबैक्स का जिक्र मैंने शुरू में किया था इस चैप्टर के शुरू में इस चैप्टर कॉलबैक्स क्या होते हैं तो बताएगा भी कॉलबैक्स क्या होते हैं. सर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्यूरेसी की वैल्यू पे हमने मॉडल को ट्रेनिंग की स्टॉप करनी है
या फिर हमारा जो आ जाता है लॉस की वैल्यू आ जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही वाला ये वाला पैराग्राफ पढ़ने नहीं कह रहे, मिसाल दी, सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सब सुनेंगे। Yes, sir. In this section, we will review ways to gain greater access to and control over what goes inside your model and training. Launching a training run on a larger data set contains a box using model.fit or model.text generator can be built like launching a paper airplane. Yes, sir. Pass the initial you don't have any control over its trajectory or its landing trajectory. We want to avoid bad and thus wasted paper airplanes. It's smarter to use not a paper plane but a drone that can sense its environment, send data back to its and automatically make steering decisions based on its and automatically. The technique we present here will transform the car into model.fit from paper airplane into a smart autonomous drone that can introspect and dynamically take action. And अच्छा, तो मैं समरी कर दूं इसकी कि भाई ये कह रहे हैं कि जब हम इसकी बड़े डाटा सेट के ऊपर जब हम टेंस ऑफ ऑफ चला दिए जनरेटर के ऊपर हम फिट मेथड के थ्रू, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे आपने पेपर प्लेन जो है ना वो हवा में पेपर हम कागज वाला जहाज उड़ाते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं तो वी डोंट हैव नाउ एनी कंट्रोल ओवर इट। अब वो वी डोंट हैव ना जाएगा, कहां गिरेगा, लैंडिंग कंट्रोल होगी, हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता। सेम हमारे मॉडल का केस होता है ना, यहाँ हमने फिट मेथड चलाया नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब वो चली जा रहा है, अब कितनी एक्यूरेसी पे छोड़ेगा, एक्यूरेसी कम पे रुक जाएगा, ज्यादा पे रुक जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। तो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह के बैड आउटकम्स को खत्म करना चाहते हैं और तो बेहतर ये है कि आप पेपर प्लेन इस्तेमाल ना करें बल्कि ड्रोन इस्तेमाल करें जो एनवायरनमेंट को भी सेंस कर ले, डेटा जो है ना भेज सके अपने ऑपरेटर को वापस, उसको जो क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है वो, और अपने स्टीयरिंग को ऑटोमेटिकली जो है ना मूव कर सके। अब मॉडल.फिट के अंदर जो है ना हम क्या करेंगे, पेपर प्लेन की बजाय क्या करेंगे, लेंगे जो कि खुद से इंट्रोस्पेक्ट करेगा और डायनेमिक। हम अभी तक देखिए हम इपॉक नंबर 1 से शुरू करते हैं, इपॉक नंबर 50 हमने चलाए हुए हैं, दरमियान में हम अपने लॉग्स में देख रहे होते हैं कि यार कहीं किसी पॉइंट के ऊपर एक्यूरेसी जो है कम हुई, कहीं ज्यादा हुई, कहीं ये हुआ, कहीं वो हुआ, लेकिन हम देख ही रहे होते हैं उसे। और अगर हम चाहते भी हैं उस वक्त अगर चाह रहे हैं कि यार यहाँ एक्यूरेसी जो है 99.99%, अबे रुक जाओ थोड़ी, तो चलता रहेगा, कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ये कॉलबैक्स जो हैं ये हमें बहुत सारे ऐसे कंट्रोल देते हैं। हम इन कॉलबैक्स की मदद से सर्टेन कंडीशंस पे ट्रेनिंग को स्टॉप कर सकते हैं, कंडीशनल कंडीशंस जो है वो लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या हो जाए। मॉडल को बहुत सारी दफा रन हो रहा है, बेस्ट सूटेड मॉडल जो है, बेस्ट फिट मॉडल जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं उसे खुद ही, बस आप लगा के सो जाए, सुबह उठें आपके सारे काम जो है वो बेहतरीन अंदाज में हुए हों। ये सब कुछ होगा विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक्स, कि आप कॉलबैक्स जो है वो इनके लिखेंगे। तो देखते हैं जी बोले बना दिया इसको भी आपने। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैंने कहा कि जिन बना दिया इसको भी हमने।
कि रात को सोएंगे और सुबह तक जो सारे काम हुए हुए होंगे। हाँ हाँ हाँ, बात अब वो असल में अभी तक हम जो काम मैनुअली करते रहे ना, हम बेसिकली समझते रहे। अभी हम पीछे जो है ना समझ लें कि ABCD लर्न कर रहे थे उसकी, ठीक है, हमने बेसिक्स को जो है वो सीख लिया है, मॉडल्स की फंक्शनिंग के बारे में हमारे पास काफ़ी नॉलेज है, सब कुछ है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब आप डेवलपमेंट लेवल पे आते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपको बहुत कम मैनुअली करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो मैं क्लाउड का जिक्र कर रहा हूँ, क्लाउड में तो आप बोलोगे यार तो हमें तो इतना सारा हमने पढ़ा, बेकार पढ़ा। बेकार नहीं है, लेकिन बेसिक उसकी ज़रूरत है। आप बोलोगे यार कि क्लाउड पे बैठ के तो कोई भी नॉन मशीन लर्निंग का बंदा भी आराम से जो है ना वो अच्छे से अच्छा मॉडल जो है वो रेडी कर सकता है और डिप्लॉय भी कर सकता है, अगर उसको बस क्लाउड पे काम करना आना चाहिए। सर जो क्लाउड लेकिन वाला मॉडल है वो हम अपनी किसी ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हाँ मैं हाँ वो है इसीलिए भाई, वो क्लाउड तो का जो वो लोकल आपको स्टोर होगा क्लाउड नहीं पे? नहीं वो क्लाउड पे ही होगा। क्लाउड पे आपने अपने बकेट के अंदर डाटा शेटर डाल दिया, उसको डाटा दे दिया, वहां से मॉडल ले लिया, वो सारी ट्रेनिंग श्रेनिंग करा के सब कुछ करा के जब उसने रेडी कर दिया, आउटपुट आ गया, यू आर नाउ सेटिस्फाइड। अब आप उसको जो है ना अपनी एप्लीकेशन भी आपकी क्लाउड पे ही होगी, आप कनेक्ट कराएंगे, डिप्लॉय करेंगे और काम चल जाएगा। सर क्लाउड पे ना हो, ऐप हो, तो फिर क्या करें? फिर उस क्लाउड से जो है ना वो क्या करेंगे, आप उसकी एपीआई वो ले लेंगे अपना रेस्ट एपीआई? नहीं रेस्ट एपीआई नहीं, क्या कहते हैं इसको, ओपन उसकी जो है ना क्या 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 कहते हैं उसको, आईपी ले लेंगे इसकी, उसको बाहर से एक्सेस करेंगे। ओके सर। तो वो परचेज करनी राउट पड़ेगी। उसका जो राउट जो बनेगा ना, क्लाउड का जो राउट बनेगा, ठीक है, एंड सर ये पॉइंट जिसे कहते हैं, फायरबेस की तरह तो क्लाउड नहीं पे है जो ये? एंड पॉइंट बनेगा, उस एंड पॉइंट की जो एपीआई है, उसकी आईपी है, वो ले लेंगे, वो हमने लोकल सिस्टम से बैठ के उसको एक्सेस करेंगे, हो जाएगा। जैसे हम दूसरों की एपीआई यूज करते हैं, गूगल की एपीआई को यूज कर ली तरह, सर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना HTTP, हाँ हाँ ऐसे। तो ये एपीआई वाला सीन ही हो जाएगा, रेस्ट एपीआई वाला। हाँ लेकिन ये आपने खुद बनाई हुई होगी ना, सर उसको तो परचेज हम करना पड़ेगा कि वो हम डायरेक्टली भी क्लाउड, अभी जब हम क्लाउड पे जाएंगे ना, तो वहां तो अभी हम फ्री टायर में ही काम कर रहे होते हैं, जो हमें फ्री घंटे मिल रहे सर तो होते हैं ये उसमें काम। डिले नहीं आया करेगा, क्योंकि यूजर की इंटरनेट स्पीड का भी पता नहीं होता, तो फिर वो टाइम लगेगा। इसको हम लोकल रख लें तो फास्ट हो जाएगी। अगर बहुत सारे सिनारियोज में जहां पर हमारे पास ये वाला मसला, देखिए दो तरह की कंप्यूटिंग चलती है ना, एक आपके पास एज कंप्यूटिंग चलती है, एक आपके क्लाउड कंप्यूटिंग चलती है। ये आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि यार अब देखो बात ये है कि अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, मेरी बात समझना, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस करेगी फिर तो चलेगी ही नहीं ना, टक्कर ही मारती रहेगी। अगर इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई, कुछ हो गई, पहला जी उसने यहाँ से इमेज लिया, कैमरे के थ्रू लाइव इमेज जा रही है, मॉडल जो है वो क्लाउड पर रखा हुआ है, जवाब ही नहीं आ रहा, अब पता ही नहीं चला उसने ब्रेक लगाना है, आगे बढ़ना, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होना चाहिए, जो हमारा मॉडल डिप्लॉय हो वो लोकल पे होना चाहिए, जहाँ जो है ना डाटा कलेक्शन हो रही है वही हमारे पास जो है ना मॉडल होना चाहिए, ताकि वो फास्ट प्रोसेसिंग जो है वो हो सके। तो बास केसेस के अंदर जहाँ ऐसी सर्विसेज चलती हैं, एआई बेस्ड सर्विसेज हैं, लेकिन जहाँ लोड ज़्यादा है और इतना ज़्यादा डाटा आ रहा है कि वो हमारे जो लोकल रास्पबेरी पाई या आर्डिनो पर जो हम डिप्लॉय करके या दूसरे किसी बोर्ड पे डिप्लॉय करके एज पे उसकी कंप्यूटिंग नहीं करा सकते, इतना ज़्यादा डाटा आ रहा है, तो फिर जाहिर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाउड के थ्रू ही जो है उसका सेटअप करना पड़ेगा। और होता है ऐसा, तो जरूर हर एप्लीकेशन जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर विजन से मुताल्लिक ही हो, या जो है ना इस तरह की हो जो हैवी डाटा वाली हो।
बहुत सर सारे अगर हम जो है मॉडल खुद बनाएं और क्लाउड डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो जो हम क्लाउड से असेस कर रहे हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या मतलब करना पड़ेगा? डेटा आपके पास ज्यादा है, मॉडल आप बना रहे यानी हैं कि कहाँ, डाटा क्लाउड पे? ये सर, नहीं मॉडल हम अपना खुद बना रहे हैं, यानी कि अपनी कंप्यूटिंग खुद करके ना, यानी कि अपना खुद प्रोग्राम अपना खुद लिख रहे हैं। ठीक है, और डेटा उसको कहाँ है? हम डाटा क्लाउड पे पड़ा है, डाटा यानी कि लार्ज है, बहुत ज्यादा बल्कि डाटा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? ठीक है, सर उसके ये लिए आप हम फिर क्या करें? पहले मैं आपकी जो बात समझा हूँ उसी बात को एलिबरेट कर यस रहा सर। हूँ। अगर मैं गलत समझा हूँ तो आप बताइए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट डाटा जो है वो क्लाउड पे रखा हुआ है, मॉडल हमारा जो है ना लोकल सर्वर पे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अब हमारा अपना मॉडल है, उसको डाटा दे रहे हैं। अब इस सिनारियो में ठीक। डाटा को लोकल रखना चाहिए, क्लाउड पे रखना चाहिए, ये कह रहे हैं। सर सबसे डाटा को पहली तो बात ये लोकली, है, मैं ये कह रहा हूँ सर, डाटा क्लाउड से हम असेस कैसे करेंगे इस तरह? डाटा क्लाउड से कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे नॉर्मली करते हैं एपीआईज के थ्रू ही डाटा जो है ना वो करेंगे। लेकिन मैं इसमें ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो जो ह्यूज जी। अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास रखा हुआ है ना, टीबीज यस के सर। अंदर और जीबीज के अंदर, जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो फिर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की जरूरत नहीं रहती। फिर तो हमारे पास ठीक। सिंगल डाटा पॉइंट आता है ना। मेरी बात समझिएगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने अपना मॉडल ट्रेन किया, लोकल सिस्टम पे ट्रेन हो गया, मॉडल को सेव करा लिया। अब जब सेव करा लिया, मुझे आपने अपनी सेव फाइल दे दी, मुझे अपना डाटा थोड़ी देंगे, मुझे तो बिल्कुल। बस सेव फाइल मिल गई, वो ट्रेन डाटा है। अब मैं जब उससे प्रिडिक्शंस करवा रहा हूँ तो मुझे एक डाटा सैंपल देना होगा ना। बिल्कुल। अब मुझे वो डीबी का डाटा थोड़ी देना हर दफा उसे प्रिडिक्शन में। ठीक है। ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक तो है सर, अगर समझ मॉडल समझ आ ट्रेंड गई। अब क्लाउड से अगर आ रहा है तो वो एक ही सैंपल आ रहा होगा फॉर प्रिडिक्शन। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोले, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, हाँ, उसके लिए जो है, उसके लिए थोड़ी सी आप डेटा इंजीनियरिंग टाइप की चीजें जब आप पढ़ेंगे तो डाटा एक पूरा पाइपलाइन सेटअप बनता है ना, एडवांस वर्जन में आता है। ये मॉडलिंग से हट के काम होता है, डाटा पाइपलाइंस कहलाता है। कि उसके अंदर नया डाटा भी हमारे पास जो है ना हमारे बकेट्स में, हमारे स्टोरेज पे आता जा रहा है। उस नए डाटा पे रन टाइम पे हमारा मॉडल भी रीट्रेन होता जा रहा है और डिप्लॉयड भी है, यानी लाइव चल भी रहा है वो। और करंट डाटा जो नया फीड हो रहा है उसके ऊपर वो रीट्रेन भी होता जा रहा है। तो ये पूरा डाटा की एक पाइपलाइन जो है ना वो बनती है डिप्लॉयड मॉडल के ऊपर। हर दफा मॉडल रोककर उसे सर रिट्रेन आवाज तो नहीं आपकी करा सही सकते नहीं हैं, आ रही। इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसी सूरत के अंदर कि जब हमारे पास मोर डाटा भी आ रहा है, हम उस पर प्रिडिक्शंस भी करा रहे हैं और हम उस पर ट्रेनिंग भी फर्दर जो है वो इन्हांस करना चाह रहे हैं। ठीक है, सूरत में हम मॉडलिंग से हटकर लोगों का इंजीनियरिंग वालों का प्रोवाइड करें अपने डिप्लॉयड मॉडल के साथ, वो साथ साथ जो है मॉडल प्रिडिक्शन भी कर रहा हो और नए आने वाले डेटा के ऊपर अपने आप को, अपनी ट्रेनिंग को इनहेंस भी कर रहा हो, यानी रीट्रेन भी साथ साथ हो रहा हो। ठीक है, ये पाइपलाइन भी आपको क्लाउड के ऊपर जो है वो इजीली अवेलेबल होती हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप करेंगे।
नहीं नहीं नहीं, जो है ना वो अपने आप को अपडेट करता जाता है। अगर वो नए सैंपल्स पे गलत भी जवाब दे रहा है तो वो फिर अपडेट करेगा अपनी ट्रेनिंग। ये कुछ बिल्ट इन जो है कॉलबैक्स फंक्शंस जो हैं वो गिवन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन एक बार आप कोड लिख लेंगे तो यू विल लर्न एंड मेमोराइज के भी क्या क्या जो है ना कॉलबैक्स में लिखना होता है। तो क्या कह रहे हैं, मॉडल चेक पॉइंटिंग, saving the current weights of the model at different points during training। ट्रेनिंग के डिफरेंट पॉइंट्स पे मॉडल सेव करता जा रहा हूँ। अब आपको जिस पॉइंट पे लगे कि यार यहाँ तक का मुझे मॉडल ले लो, अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, इसके बाद ट्रेनिंग खराब हुई है, यानी 10 ईपॉक के बाद तक बेहतरीन ट्रेनिंग थी, उसके बाद गिर गई, तो 10 ईपॉक पे उसने एक चेक पॉइंट बनाया हुआ है, वो वाला मॉडल ले लें आप। अर्ली स्टॉपिंग एक आपके पास कॉल बैक है। इंटरप्टिंग ट्रेनिंग व्हेन द वैलिडेशन लॉस इज नो लॉन्गर इम्प्रूविंग। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि वो देख रहा है कि ईपॉक नंबर 9, 10, 11 तीन ईपॉक चल गए बट वैलिडेशन लॉस के अंदर कोई कमी नहीं आई है, तो वहीं स्टॉप कर देता है। ये वही वाली बात है कि ग्रेडियंट वैनिशिंग जो है वहां पर आ गया, उसको फील हो गया, वो स्टॉप कर देता है। डायनेमिकली एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ द सर्टेन पैरामीटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग सच एज लर्निंग रेट एंड ऑप्टिमाइजर। ये क्या करता है कि लर्निंग रेट ऑप्टिमाइज नहीं रही है, एफिशिएंटली ट्रेनिंग नहीं हो रही है। अब हम मॉडल रोकें और रोकने के बाद मॉडल की कोडिंग में जाएं, वहां जाके लर्निंग रेट चेंज करें। ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही लर्निंग रेट वगैरह को एडजस्ट कर देता है हमारे बिहाफ पे। लॉगिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन मैट्रिक ड्यूरिंग ट्रेनिंग मॉडल दैट अपडेटेड। ये सारा लॉग जो है ये बता रहा होता है एक प्रोग्रेस बार, जिसे हमें वर्बॉस कैलकुलेशन होती नजर आ रही होती है। करना है क्या, सिंपल है, डॉट कॉलबैक्स ये आपने उठाने, मॉडल चेक पॉइंट है, अर्ली स्टॉपिंग। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है बार बार। सर आपकी आवाज कट रही है। इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा है कुछ। अभी पॉइंट एंड अर्ली स्टॉप, अच्छा आप में से कोई पढ़े जरा। अच्छा जी, वापस रिकनेक्ट हो गए। तो मॉडल चेक पॉइंट एंड अर्ली स्टॉपिंग कॉलबैक्स। तो अर्ली स्टॉपिंग कॉलबैक्स टू इंटरप्ट ट्रेनिंग वंस टारगेट मैट्रिक्स बीइंग मॉनिटर्ड हैज स्टॉप इंप्रूविंग फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इपॉक्स। के जो हमारी टारगेट है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर कर दे सर। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा कर देता हूँ। अभी हो रही शेयर? नो सर। अच्छा
अब आ गई है? नहीं सर अभी नहीं आए। अब बताइए। अभी तक सर नहीं आई किताब। अब बताएं, आ रही है? नहीं आ रही सर। सर अब कुछ क्लियर है दोबारा सर बोलिएगा। सर हम अपने आप की किताब ओपन कर लेंगे हम। आप अच्छा चलें, अगर ये नहीं हो रही तो। पेज, हाँ, पेज नंबर 250 जो है ना वो खोल लें। यस सर। हाँ, जो मॉडल चेक पॉइंट एंड अर्ली स्टॉपिंग कॉल बैक्स, ये बुक का पेज नंबर 250 है। ठीक है सबको? सर स्क्रीन शो हो रही है अभी। हो गई? यस सर। चलो आ गई। तो हो सकता है वो इंटरनेट की वजह से शायद प्रॉब्लम कर रहा हो। अच्छा, तो जिस तरह मैंने बताया, अर्ली स्टॉपिंग क्या करें, अगर आपकी एक्यूरेसी या जो भी आपका टारगेट मैट्रिक है वो अगर नहीं इम्प्रूव कर रहा है तो ये खुद ही जो है ना कॉल बैक जो है वो चल जाएगा, अर्ली स्टॉप कर देगा। तो इसी तरह आपके पास मॉडल चेक पॉइंट है। ये क्या करता है, दिस कॉल बैक टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मॉडल चेक पॉइंट व्हिच लेट्स यू कंटिन्यूअसली सेव द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सेव ओनली द करंट बेस्ट मॉडल सो फार। जो भी बेस्ट मॉडल होता है वो सेव कर लेता है। लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, ये बिल्ट इन आ रहा है, जितने भी बिल्ट इन आ रहे हैं उसकी हमें क्लास बनाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप कैरस डॉट कॉल बैक अर्ली स्टॉपिंग क्या मॉनिटर करना है ये बता दें, और पेशेंस बता दें कि जो है ना वो कितना है। पेशेंस क्या है यहाँ पर, ये आपको बताता है कि इंटरप्ट ट्रेनिंग व्हेन एक्यूरेसी स्टॉप इंप्रूविंग फॉर मोर देन वन इपॉक। एक इपॉक तक बर्दाश्त करेगा, एक इपॉक से दूसरे इपॉक तक बर्दाश्त करेगा। अगर एक से दूसरे इपॉक में इंप्रूव नहीं करे, स्टॉप, इसको 2 कर देंगे तो इट विल सी इपॉक नंबर 9 से लेके इपॉक नंबर 11 तक गया, 2 इपॉक तक एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव नहीं हुई, तब स्टॉप करेगा। चेक पॉइंट इसके साथ लगता है आमतौर पर, लॉस चेक करता रहेगा। बेस्ट मॉडल जो है वो जिसपे सबसे कम लॉस होगा वहां पर ये स्टॉप करके सेव कर लेगा। ठीक है, और बाकी तो वैसे ही है। ये दे दिया हमने कॉल बैक्स की, जो जो भी कॉल बैक होंगे वो सारे जो है यहाँ फिट के अंदर कॉल बैक्स के पैरामीटर में पास करेंगे। तो ये कॉल बैक लिस्ट यहाँ वेरिएबल पास किया हुआ, ये लिस्ट यहाँ बनी हुई, ये आप पूरी लिस्ट यहाँ से उठा के यहाँ तक की लिस्ट जो है कॉपी करके यहाँ पर भी रख सकते हैं। कॉल बैक्स के आगे पूरी लिस्ट यहाँ पर रखते हैं, इसकी जगह बात एक ही है, यहाँ रखें तो बेहतर है कि बाहर रखें ताकि आपका फिट मेथड जो है वो जरा छोटा रहे। फिर इस तरह ये रिड्यूस, टाइम हम मल्टीपल कॉल बैक्स भी दे सकते हैं। हाँ देखें इसके अंदर मल्टीपल ही तो लगे, इसके अंदर अर्ली स्टॉपिंग भी लगा है, मॉडल चेक पॉइंट भी लगा है। इस चीज का अंतर होता है। हाँ, हमेशा हम यहाँ लिस्ट बनाकर नहीं दे रहे होंगे, अगर सिंगल भी देंगे तो लिस्ट में ही देंगे, वो लिस्ट ही एक्सेप्ट करता है। या मेरा ख्याल है लिस्ट के बगैर भी एक वेरिएबल भी चल जाता है, देख लीजिएगा, शायद ब्रैकेट लगाने ही पड़ेंगे। अच्छा, ये वाला जो है रिड्यूस एल आर है लर्निंग रेट ऑन प्लेटो। प्लेटो पता है किसे कहते हैं?
जो डाउन पहाड़ी इलाके में सबसे ऊंची सतह सतह होती है ना। मुर्तफा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुतल्ला पाकिस्तान याद आ गई। ठीक है ना। तो प्लेटो जो है ना वो एरिया होता है। प्लेटो इन्होंने कहाँ से निकाला, इन्होंने ग्राफ से निकाला है, जो मैं यहाँ दिखा दूं इसके ऊपर। ये वाले एरियाज जो है टॉप वाले, ये वाले एरियाज, ये प्लेटो है। अब ये क्या कहता है, ये करता है कि भाई प्लेटो अगर लॉस्ट हो गया, प्लेटो लॉस हो गया मतलब ग्रेडियंट वेनिशिंग आ गया, यानी उसको जो लोकल मैक्सिमा जो है वो मिल ही नहीं रहा, लोकल मिनिमा में फंस गया वो। याद है ना ये सब, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। यस सर। हाँ, मैं दोबारा चलो यहाँ रिवाइज करा दूं इसके अंदर कि ये हमारे पास जो टॉप पॉइंट्स हैं ये सारे लोकल, इनमें से कुछ लोकल में है, कुछ ये है। जो सबसे ज्यादा हाइट पर होगा वो क्या होगा भाई, मैक्सिमा होगा हमारा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा। ग्लोबल मैक्सिमा होगा। और जो नीचे नीचे नजर आ रहे हैं ये सब लोकल मैक्सिमास हैं। ठीक है। तो अगर इन केस ग्रेडियंट वेनिशिंग का प्रॉब्लम आ जाता है तो इट मींस कि लोकल मिनिमा में फंस गया हमारा ग्रेडियंट। तो रिड्यूसिंग, you can use this callback to reduce learning rate when validation loss has stopped improving, reducing or increasing the learning rate in case of loss split strategy to get out of local minima during training. The following examples uses reduce LR on Plato callback. इसको देख लें, सिंपल। कुछ इसके अंदर पैरामीटर हैं, पेशेंस बता दिया गया 10 इपॉक्स तक का। फैक्टर को जरा पढ़ लीजिएगा, इसकी सिग्नेचर खोल के। ये कह रहा है डिवाइड द लर्निंग रेट बाय 10 व्हेन ट्रिगर्ड। लर्निंग रेट को 10 के फैक्टर से डिवाइड कर देगा, 10 टाइम्स कम कर देगा। अगला है हमारा कि राइटिंग योर ओन कॉलबैक्स। बहुत सारे कॉलबैक्स आप खुद लिख सकते हैं। इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है ना अपने कॉल बैक लिखना हम सीखेंगे। 2 3 4 5 कॉल बैक जो है ना इन्होंने यहाँ दिया हुआ भी है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वरना हम जो है अभी जो हमारी क्लास होगी मंगल को रिव्यू क्लास, जल्दी जल्दी रिव्यू करके थोड़ा सा एक कॉल बैक के ऊपर हम काम जो है वो कर लेंगे। और टेंसर बोर्ड पे, टेंसर बोर्ड में खैर कोई ऐसा काम नहीं है, बस सिर्फ विजुलाइज करना है। ये आपने पिछली क्लास में देख लिया था किस तरह से लेयर्स का जो है ना चार्ट निकालते हैं। ठीक है बॉयस, इसको यहीं रखते हैं। कॉल बैक्स हमने अपने लिखने हैं मंगल को इंशाल्लाह 9 बजे क्लास होगी, 9 से 11 तक हम शायद 9 से 11 होगी। 9 बजे शुरू कर लेंगे, देखते हैं खत्म कब करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये वाला रिवाइज भी करेंगे और जो पिछले क्लासों के सवाल रह गए थे, 1-2 लोगों ने पूछे थे, वो रिवाइज कर लेंगे और कॉल बैक्स का काम जो है ना वो करेंगे। सर फिर मुझे आवाज आई नहीं, दोबारा लर्निंग फेडरेटेड लर्निंग नहीं यार, क्या सीन है इसका तो बताओ जरा, शायद नाम ना बताओ, काम बताओ। सर इसमें ये होता है कि डेटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर आपके पास नहीं होता, बल्कि जितने भी मोबाइल यूजर्स हो गए या जितने भी यूजर्स हो गए डेटा उनके पास ही रहता है। तो ये गूगल की लेटेस्ट रिसर्च है इसके ऊपर। तो उसमें ये होता है कि आपको मॉडल ट्रेनिंग के लिए डेटा सारा का सारा उनकी प्राइवेसी की जरूरत के ऊपर उनसे लेना नहीं पड़ता, बल्कि डेटा उनके पास ही होता है। मॉडल आप डिप्लॉय कर लेते हो, वो मॉडल उनकी डिवाइस पे ही जाके रन होता है। उसके ऊपर वो जो भी मैट्रिक्स होते हैं
उनके रिजल्ट सर आपको वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। उनके रिजल्ट्स के ऊपर ही आप फिर अपने मॉडल को और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते मतलब हैं। हमारा जो तो ये बड़ी मॉडल है वो जबरदस्त हमारा जो मॉडल है वो हर यूजर को प्रोपेगेट कर देंगे उसकी डिवाइस में। जी सर, जी सर। और वो उनके डेटा पे ट्रेन होगा, उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। जी सर, सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे, डेटा नहीं आएगा, तो इसमें प्राइवेसी रह जाती है, सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार मैं एक्सप्लोर करता हूँ, जबरदस्त चीज है ये तो। ये सर 2017 में ये एक्सप्लोर हुआ है, गूगल की रिसर्च है इसके ऊपर। अभी तो ये बहुत पेपर है या बहुत आगे बना दिया है कुछ ने? नहीं सर, पेपर कुछ भी और मॉडल भी डिप्लॉय कर दिए। जिस तरह ये जो अच्छा। हमारे पास यूज भी हो रहा है, गूगल एप्स जो है वो इसको यूज कर रहे हैं आजकल, डेटा एनालिटिक्स के लिए भी और लर्निंग के लिए भी, दोनों के लिए। तो एप्स वगैरह में तो डेटा हम जब गूगल की कोई ड्राइव या यूज कर रहे हैं वो तो उनके पास ही सेंट्रल डेटा होता है ना। जो भी मैं अपनी पिक्चर सेव करता हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर फोटोज के अंदर, वो बेसिकली तो वहीं पर होती है ना। सर आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जिस तरह कुछ लोग होते जो सॉन्ग्स सुनते हैं तो वो प्लेलिस्ट बना लेते हैं, तो वो प्लेलिस्ट के ऊपर गूगल उनको फिर रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली सॉन्ग, उसके प्लेलिस्ट को वो अपडेट करते रहते हैं। लेकिन उनके पास, गूगल के पास ही आपके सॉन्ग्स का डाटा या जो भी आप सुनते हैं उसका डाटा जाता नहीं है कि आप क्या क्या सुन रहे हो, बल्कि वो सिर्फ मॉडल आपके ऐप के ऊपर चल रहा होता है और वो खुद ही उसको इन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स जो है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पर वो सेंड कर रहा होता है। सही 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 सही। इसमें चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको, लेकिन सही कह रहे हो, इसकी जबरदस्त चीज है। देखें बाकी लोग भी एक्सप्लोर करें इसके ऊपर। हाँ बोलो। इसके ऊपर सर रिसर्च करने का इरादा है, इसलिए आपसे डिस्कस किया सर। नहीं तो इस पे रिसर्च का कुछ ऐसा पहलू तलाश करो। गूगल ने काम कर लिया है तो उसने क्या छोड़ा होगा। नहीं सर, छोड़ा हुआ है बहुत कुछ। अच्छा, जबरदस्त है फिर तो। प्रॉब्लम फाइंड करके सर आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। जबरदस्त। तो सर्च एरिया जो है वो क्या होगा, मतलब ये मॉडलिंग के हवाले से होगा क्योंकि मॉडल तो लेकिन उन्होंने बना लिए, या ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग हो रही है इसके हवाले से करोगे, क्या करोगे? सर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग को मॉडिफाई करेंगे, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। और ये जो हर सिस्टम पे अलग अलग कंप्यूटिंग हो रही है ना मॉडल की। जी सर, जी सर, जी सर। चलो ठीक है, एक्सप्लोर करो फिर कुछ मुझे ही बताओ, देखते हैं कुछ मिलके ही काम कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर लूंगा आपको। चलो सही। सर जी जी सर एक ये जो पांडा में हम डेटा को क्लीन करते हैं, डुप्लीकेशन वगैरह जो सारा काम करते हैं, तो एक टूल है KNIME, तो ये काम तो उससे सर बस वो ग्राफिकली वो हो जाता है। तो अगर हम ये टूल इस्तेमाल करके वो डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें, क्या ये सर ठीक है? नहीं नहीं भाई, अगर टूल कोई टूल जो है वो आपको मैं सर चैट में सर मैं आपको लिख मैं स्क्रीन पे खोलता हूँ। क्या है KNI? जी जी, चैट में मैंने शेयर कर दिया। हाँ मैंने देख लिया, मैं लेता हूँ इधर। ये सर फ्री है और बिल्कुल बड़ा जबरदस्त, मैंने इसकी 1-2 वीडियोस देखी तो ये तो बड़ा इजी है सर।